जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्रांतिवीर क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी गद्यखंड चैप्टर नंबर 4 अर्धनारी स्वर। क्या है निबंध का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी प्रश्न और उसका उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक के इस कथन से हम बिल्कुल सहमत हैं क्योंकि कुंती और गंधारी एक महिला है जो संधि करते समय नरम जोशी के साथ बात करती तो संभव था कि महाभारत न मचता। कौरवों की सभा में यह वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ जिस कारण महाभारत रच गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2, अर्धनारी स्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, अर्धनारी स्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी क्योंकि अर्धनारी स्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। और लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नर और नारी एक समान है और क्योंकि पाषाण युग में स्त्री और पुरुष दोनों का कर्म क्षेत्र एक ही था, लेकिन आज इसकी यह सार्थकता है कि पुरुष और स्त्री के कर्म क्षेत्र बांट दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, रविंद्रनाथ का कहना था कि स्त्रियों को अधिक शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। यह केवल पृथ्वी का शोभा है, यह केवल प्रेम की मूर्ति है। कर्मकृति कार्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रसाद जी ने ईरा के विषय में कहा है कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। इसका मतलब है कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के काम के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। प्रेमचंद के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। दिनकर जी इन लोगों के विचार से असंतुष्ट है क्योंकि सदियों के आदत और अभ्यास से उनके अंदर का मन कहता है कि नारी ये सोचती है कि इनका जीवन की सार्थकता का मतलब होता है असफलता पुरुषों को रिझा कर रखने में है। नारी को यह सुनना अच्छा लगता है कि नारी सौम्य है, नारी सुगंध है, लेकिन ये नारियों की सफलता नहीं है और यही वो वजह है जिससे नारी आज पीछे है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो हम लोग पहले आंसर में लिखेंगे, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति वे लोग हुए जो नारी को गले से लगाए क्योंकि जीवन वो आनंद चाहते थे और उनका मानना था कि नारी आनंद की खान है। और हम लोग फिर लिखेंगे निवृत्ति मार्ग, इक्का डैश देंगे और लिखेंगे
निवृत्ति मार्ग वे हुए जो नारी को अपने जीवन से अलग धकेल दिया, क्योंकि उनका कहना है कि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से यह कहा था कि आनंद, मैंने जो यह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, यह अधिकार देकर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये उन्होंने पश्चात करते हुए आनंद से कहा और फिर वो बोले कि यह बौद्ध धर्म जो 5 सहस्त्रों वर्ष मतलब 5000 वर्षों तक चलने वाला था, अब यह धर्म केवल 5 वर्षों तक ही चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। स्त्रियों को अहेरिन, नागिन और जादूगिरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे स्त्रियों को अहेरिन, नागिन और जादूगिरनी कहने के पीछे पुरुष की यह मंशा होती है कि पुरुष अपने अंदर की कमजोरी और दोष को छुपाता है और कहता है कि कमजोरी और दोष तो महिलाओं में है, यह कहकर खुद वो बच जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से हमारे बच्चियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में महिलाओं को इज्जत और मान सम्मान कुछ नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। नारी की अपराधीनता कब से आरंभ हुई? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे नारी की अपराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती चली गई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रसंग स्पष्ट करे। तो का नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि एक लता यह सोचती है कि यह पेड़ जब तक है तब तक हम हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्री यह सोचती है कि हमारे पति जब तक हैं तब तक हम हैं और वो नहीं तो बिना उसके हम भी कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख जिस पुरुष में नवृत्ता नहीं अपूर्ण है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जिस पुरुष के अंदर नारी का गुण नहीं वो अपूर्ण है, इसीलिए पुरुष के अंदर नारीत्व की गुण होनी चाहिए। जो यह सोचते हैं कि नारी में नर का गुण आ जाए तो नर में नारी का गुण आ जाए तो यह दोष है, तो वह बिल्कुल गलत है। इसीलिए पुरुष के अंदर दया, माया तथा करुणा की गुण होनी चाहिए, तभी वह पुरुष पूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है
वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है कैसे। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं है, वह बाहर भी है। जिससे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः नर और नारी हमारे समाज में एक समान होती है, इसलिए जिस काम को करते हैं वो काम महिला भी कर सकती है और इसे करने देना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे क्षेत्र को कब्जा कर ले और वही नारियों के लिए सिर्फ घर का एक कोना छोड़ दे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी इस निबंध में अपना कल्पित भाव को व्यक्त किया है और दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। दिनकर जी कहते हैं कि नारी और नर दोनों गुण की दृष्टि से समान है। यदि नर में दया, ममता, अयोध्या सेवा आदि की विशेषताएं आ जाए तो उनका व्यक्तित्व खत्म नहीं हो जाता, उनकी प्रतिष्ठा घट नहीं जाती, बल्कि उनका व्यक्तित्व और अधिक निखर जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता अलग बनाती देती है और इसीलिए इन्हें दुर्बल कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ पुरुष महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा होते गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझ जाने लगा। स्त्री के प्रत्येक टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से दिनकर जी असहमत थे। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बना भी जरूरी है। गांधी जी ने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में नृत्य की साधना की थी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्रांतिवीर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करना ना भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।